प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर क्लास 12 की कक्षा में आपका वेलकम है, स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पावर के बारे में और इस क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं किसी सर्किट में किरचॉफ के नियम के लिए। ठीक है, किसी सर्किट में करंट का जो व्यवहार होता है और किसी सर्किट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इन दोनों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे किसी सर्किट के लिए। और इसको एक नियम में बांधा गया है और वो नियम किरचॉफ का नियम कहा जाता है। और यह नियम 1845 ईस्वी में जर्मनी के एक छात्र गुस्ताव किरचॉफ ने दिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ, इसको लिखा जाता है किरचॉफ, पढ़ा जाता है किरचॉफ, किरचॉफ का नियम। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए किरचॉफ का नियम। ओके, तो ये जो नियम है, यह नियम दो फंडामेंटल पॉइंट पर आधारित है और इसमें सबसे जो फंडामेंटल पॉइंट ये होता है, फर्स्ट में है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट आपका जो रूल होता है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। ये फर्स्ट नियम है। अब इस नियम में क्या है कि यह नियम तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यह नियम बताता है कि ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो विद्यार्थी, आइए हम इस नियम को पढ़ रहे हैं किसी सर्किट के लिए। विद्यार्थी, हमारे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में क्या होना चाहिए? अगर कोई सर्किट है तो उसमें प्रतिरोध होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सोर्स होना चाहिए जिसको बैटरी में बोल सकते हैं, स्विच भी हो सकता है, स्विच होना चाहिए, और हो सकता है कि इसमें जंक्शन हो। जंक्शन का मतलब है कि वह बिंदु जहाँ जहाँ दो से अधिक टर्मिनल आपस में आकर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। जैसे ये पॉइंट जो देखिए, इस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, तो ये जंक्शन जो पॉइंट है, ये वैसा पॉइंट है जहाँ दो से अधिक टर्मिनल आकर आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे आप ट्रेनों के लिए आपने सुना होगा कि आरा जंक्शन है, सासाराम जो है रेलवे स्टेशन है और आरा क्या है, जंक्शन है, लेकिन अब सासाराम भी जंक्शन बन गया। तो आरा जंक्शन का मतलब क्या है कि वहाँ पर 3 दिशाओं से ट्रेन आ सकती है और 3 दिशाओं की ओर ट्रेन जा सकती है। जैसे अगर आप आरा जंक्शन पर हैं तो पटना से ट्रेन आ सकती है, या फिर वो आपको मुगल सराय से भी आ सकती है, और या फिर वो ट्रेन आपको सासाराम से भी आ सकती है, सासाराम। तो यहाँ पर देखिए, तो इस आरा जंक्शन पर कितने टर्मिनल हैं? 3 टर्मिनल है यहाँ, है ना। एक टर्मिनल मुगल सराय की ओर जाएगा, दूसरा पटना की ओर, तीसरा सासाराम की ओर। तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्किट में भी जहाँ दो से अधिक या 3 से अधिक टर्मिनल आपस में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि अगर इस जंक्शन पर करंट विद्युत धारा आ रही है, मान लेते हैं ये 2 विद्युत धाराएं हैं, ये है I1 और ये विद्युत धारा है I2, और ये I1 और I2 विद्युत धारा इस जंक्शन में प्रवेश कर रही है। तो जंक्शन में जितनी विद्युत धारा प्रवेश करेगी, अगर आवेश संरक्षण का सिद्धांत सही है तो उतनी ही विद्युत धारा क्या होगी, जंक्शन से क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो जंक्शन से बाहर निकलने वाली धारा यदि I3 है, थोड़ा सा मैं इस बैटरी को हटा देता हूँ यहाँ पर, यदि जंक्शन से बाहर निकलने वाली धारा I3 है तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार I3 बराबर I1 प्लस क्या होगा, I2 होगा। अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो ये हो जाएगा I1 के जगह पर हो जाएगा आपको Q1/T, I2 के जगह पर हो जाएगा Q2/T, और I3 की जगह पर हो जाएगा Q3/T। T क्या होगा, कैंसिल हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, Q3 बराबर Q1 प्लस Q2। और ये कौन सा नियम है, आवेश संरक्षण का नियम है, क्योंकि आपके पास पहले कितने आवेश थे, Q1 प्लस Q2,
और बाद में कितने आवेश हैं, Q3। लेकिन आवेश ना तो उत्पन्न होते हैं ना ही नष्ट होते हैं, इसलिए Q1 प्लस Q2 का जो योगफल होगा वो Q3 के बराबर होगा। अगर आप इसको करंट के लिए लिखते हैं तो लिखते हैं कि किसी भी जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा और जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। प्रवेश करने वाली धारा क्या है, I1 I2, तो I1 प्लस I2 बराबर कितना होगा, I3 होगा। ओके, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम है और इसको हम लोग कहते हैं करेंट ला। क्या बोलते हैं, करेंट ला। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको एक नए नाम से जानते हैं और वो नाम जो है उसको हम लोग बोलते हैं करेंट ला, धारा का नियम। धारा का नियम, किरचॉफ के लिए धारा का नियम, ध्यान रखिएगा, धारा का नियम। और इस नियम में क्या है, इस नियम में ये है कि किसी जंक्शन पर विद्युत धाराओं का कुल योगफल क्या होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। ओके, जैसे यहां देखिए आपके पास ये टर्मिनल है, ये आपके पास एक सर्किट में दिखा रहा हूं और ये सर्किट का जंक्शन है और जंक्शन से दो और नए आपको टर्मिनल निकल रहे हैं। अब देखिए प्रवेश करने वाली धारा को हम यहाँ पर इस बार मान लेते हैं I1 और बाहर निकलने वाली जो धारा है उसको हम I2 और I3 मान लेते हैं और ये है आपका जंक्शन। तो कह रहे हैं कि जंक्शन पर अगर आप धाराओं का योगफल निकालते हैं तो ये जो इस धाराओं का जो योगफल होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखिए तो लिखेंगे सम ऑफ जंक्शन I इक्वल टू कितना होगा, 0। I मतलब करंट हो गया, I मतलब करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब जंक्शन पर करंट का योगफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्यों है, क्योंकि आवेश संरक्षित है, जितना आवेश आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए इसको एक कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा I1 बराबर माइनस I2 और माइनस I3। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिए, LHS में I1 है और RHS में माइनस I2 है, माइनस I3 है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि जंक्शन से बाहर निकलने वाली धारा को क्या मानना है, ऋणात्मक धारा मानना है, और जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा को क्या मानना है, धनात्मक धारा मानना है। तो आप कहेंगे सर ये तो माना गया है ना। जी हाँ, ये माना गया, ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि ये नियम नहीं है। ये नियम नहीं है कि जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक और जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं को धनात्मक माना जाए। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि I2 प्लस I3 बराबर कितना लिख सकते हैं, I1। ओके, अब देखिए ये है बाहर निकलने वाली धारा, बाहर निकलने वाली धारा अब क्या हो गई, प्लस हो गई, और प्रवेश करने वाली धारा क्या हो गई, माइनस हो गई। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि प्रवेश करने वाली धारा को ऋणात्मक माना जाए तो जंक्शन से या टर्मिनल जंक्शन से बाहर निकलने वाली धारा को धनात्मक माना जाएगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ये मानना होता है कि तो हम शुरू से ही जो स्ट्रेटजी लेकर चले हैं उसमें यह है कि प्रवेश करने वाली धारा को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और बाहर निकलने वाली जो धारा होती है जंक्शन से उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रवेश जंक्शन में प्रवेश करने वाली धारा को पॉजिटिव एवं बाहर निकलने
वाली धारा को निगेटिव माने। ठीक है, हमने माना है, ध्यान दीजिएगा, आप उल्टा भी कर सकते हैं इसका, ठीक है, लेकिन ये हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है, तो इसको एक नोट की तरह हम यहाँ लिख लेते हैं, और इस नोट से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द आई इक्वल टू 0 में प्रवेश करने वाली धारा क्या होगी, धनात्मक, बट बाहर निकलने वाली जो धारा होगी वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हम मान लेते हैं, I2 और प्लस माइनस I3 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3। ओके, देखिए तो करंट क्या है, कंजर्व है कि नहीं है, जितनी धारा प्रवेश करे उतनी ही धारा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैंने जो पहले लिखा था उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका हो गया। बातों को आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि एक किरचॉफ के नियम का उल्लंघन होता है कि नहीं है। क्या किरचॉफ का नियम का उल्लंघन भी हो सकता है जंक्शन पर? एकदम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आवेश संरक्षित नहीं रहे वहाँ पर, मतलब आवेश तो संरक्षित पूरे होल सिस्टम के लिए, पूरे होल यूनिवर्स के लिए तो आवेश संरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर हम केवल जंक्शन पर बात करते हैं और जंक्शन पर ऐसा हो कि जितना आवेश प्रवेश कर रहा है उतना बाहर नहीं निकले, तो हम कहेंगे कि वहाँ करंट ला जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। करंट ला क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन जो आपने देखा होगा। विद्यार्थी, बारिश वही मानसून शुरू होने वाला है और मानसून शुरू होने वाली है ना, हो स्त्रीलिंग होता है ना मानसून, चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं जानते। तो मानसून की शुरुआत हो रही है और ये है हमारे जो खंभे हैं जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके वायर हैं, और इन तारों पर हमारे घर से जो घर में जो विद्युत धारा आ रही है उसके तार यहाँ पर क्या है, कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिएगा, आपने सुना होगा कि बारिश के कारण, पानी के कारण वहाँ कार्बन पकड़ लिया है, और कार्बन पकड़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके घर में विद्युत धारा नहीं आ पा रही, या फिर आ रही है तो जो बॉल जल रहा है, मतलब विद्युत धारा कंटिन्यूस नहीं आ पा रही है, भूक भाग कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, भूक भाग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये दो टर्मिनल, देखिए यहाँ पर ये आपको लग रहा है ये जंक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन हो गया, एक ये डायरेक्शन हो गया। तो इस जंक्शन पर कार्बन लग जाने के कारण, जिसको हम लोग कार्बन बोलते हैं, मतलब ऑक्साइड जमा हो जाने के कारण जितनी धारा जंक्शन में प्रवेश करती है उतनी धारा जंक्शन से बाहर नहीं जाती है। तो क्या होता है, जंक्शन पर जो करंट का डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि क्या होता है, करंट डेंसिटी वहाँ कांस्टेंट नहीं रहती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जंक्शन पर आवेश एक्युमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, और आवेश जब जमा होने लगते हैं तो अपने चारों तरफ क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके चारों तरफ हवा के अणु जो होंगे वो एक्सेलरेट करेंगे और वहाँ स्पार्क होना शुरू हो जाएगा, और इस स्पार्क होने के कारण वहाँ ऑक्साइड जमा हो जाएंगे, और ये कार्बन जो है स्पार्क के कारण क्या होगा, ये ऑक्साइड जब जमा करेंगे तो ये ऑक्साइड क्या करेंगे कि विद्युत धारा को बाधित कर देंगे, विद्युत धारा बढ़िया से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। दूसरा क्या होगा, जब जंक्शन पर धारा के नियम का पालन नहीं होगा तो वहाँ आवेश जमा होने लगेंगे, और आवेश जमा होने के कारण क्या होगा, धीरे स्पार्क होने के कारण यहाँ पर तार आपका क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, पिघल जाएगा। ओके, और इसके कारण क्या होगा, सर्किट आपका भंग हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी आप खंबे पर देख रहे हैं कि स्पार्क हो रहा है जहाँ जंक्शन है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर किरचॉफ के करंट लूप जो है वो फेल हो रहे हैं, वहाँ उसका पालन नहीं हो पा रहा है। फिर क्या करना है, पालन कराने के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक डंटा लेना है और डंटा लेकर क्या करना है, धड़ से मारना है या इसे धक रगड़ देना है, हो गया। अब क्या, अब इतना थोड़ा है कि इतना किताब लेकर जाएंगे वहाँ पर पढ़ेंगे बाँचेंगे हैं, तो तार सुनकर, ये जो तार है ये सुनकर और क्या करेगा, नहीं हमको तो पालन करना चाहिए, इसमें एक तरह से मोरल जग जाएगा कि नहीं हमको तो करना चाहिए, नियम हम फेल नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको हम लोग करंट नियम या फर्स्ट लॉ हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा। इसका दूसरा नियम हम देख रहे हैं, सेकेंड लॉ दिख रहा है आप लोगों को, कैमरा को मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। ओके,
और हम दूसरा नियम देख रहे हैं, ठीक है, सेकेंड लॉ। किरचॉफ के दो प्रमुख नियम है। दूसरा नियम है पोटेंशियल लॉ, ठीक है, विभव का नियम, ठीक है। दूसरा है पोटेंशियल लॉ, जिसको कहते हैं विभवांतर का नियम, विभवांतर का नियम, ओके, पोटेंशियल लॉ। तो चलिए हम पोटेंशियल लॉ को देख रहे हैं। पोटेंशियल लॉ क्या होता है? विद्यार्थी, आपके पास एक सर्किट है और आप जानते हैं कि यदि सर्किट क्लोज है तभी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो मतलब आपके पास एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। आप यहाँ स्विच दिखा सकते हैं, लेकिन स्विच दिखाइएगा तो उसको आपको ऑन ही रखना होगा, इसलिए आप इसको ऐसे ही दिखा दीजिए। ये प्लस, ये माइनस, और ये हो गया वोल्टेज V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है जो अप्लाई किया जा रहा है बैटरी के द्वारा, और ये रेसिस्टेंस कितना है? R है, और इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है I। तो यह जो सर्किट है यह एक लूप है, क्योंकि ये एक लूप बना रही है, और हम इस लूप में किसी एक बिंदु से चलते हैं और क्लोज लूप बनाते हुए उसी बिंदु पर वापस आ जाते हैं। हम A से चलते हैं, ये हमारा B है पॉइंट, ये हमारा पॉइंट C है, ये हमारा पॉइंट D है, और वापस हम कहाँ जाते हैं? A पर आ जा रहे हैं। तो यदि किसी सर्किट में हम पॉइंट A से चल रहे हैं और वापस पॉइंट A पर आ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस सर्किट में हम विद्युत क्षेत्र के अनुदिश चलते 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 क्लोज लूप बना रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा वायर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होते हैं। तो अगर आप इसमें एक क्लोज लूप बना रहे हैं, तो इस क्लोज लूप में अगर आप चल रहे हैं तो इस लूप जिसको हम बोल रहे हैं, चूंकि सर्किट है तो क्लोज ही लूप होगा, तो इस लूप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। आप कहेंगे सर ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि E डॉट डी आर सर्किल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, जिसको मैं यहाँ पर ऐसे दिखा भी रहा हूँ, ये हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में यदि आप क्लोज लूप में चलते हैं तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर जो होगा, यूनिट चार्ज को अगर आप इस पूरे लूप में वन चक्कर, वन साइकिल, वन क्लोज लूप में चलाते हैं तो ये वर्क डन का मान बताता है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए कितना होगा? जीरो हो जाएगा। तो E डॉट डी आर क्या होता है? जीरो। इससे क्या होगा? E डॉट डी आर जीरो होगा तो इसका मतलब लूप में E डॉट डी आर जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल होता है। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होगा? एक लूप के लिए जीरो होगा। इसका मतलब है यदि हम किसी क्लोज लूप में, किसी सर्किट में पूरे एक चक्कर लगा रहे हैं, जिस पॉइंट से चल रहे हैं उसी पॉइंट पर वापस आ जा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि जितने भी विभव में परिवर्तन होगा, उस विभव में परिवर्तन का जो योगफल होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। ओके, तो इस नियम को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल लॉ, और इसको कहते हैं किसी बंद परिपथ में विभव परिवर्तन का बीजगणितीय योगफल कितना होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस नियम को, और ये नियम यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि किसी बंद लूप में विभव परिवर्तन का योगफल, सदिशी योगफल नहीं, बीजगणितीय योगफल, क्योंकि विभव क्या है? ये विभव जो है वो सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। परिवर्तन का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ओके,
और इसको आप क्या कर लेंगे, ये बॉक्स में रख लेंगे। ये सेकेंड नियम हो गया और इसका मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ है, और ये फर्स्ट नियम हो गया करंट लॉ, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो विद्यार्थी आप इन दोनों बातों को समझ लीजिए। अब मैं सेकंड नियम को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसको और समझाना चाहता हूँ। तो आइए हम सेकंड नियम को थोड़ा सा समझते हैं, और इसमें कुछ नोट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, और इन नोट को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ लिखूँगा थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, तो एक काम करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं डालने वाला हूँ इसमें, ठीक है? सॉरी, पीडीएफ डालने वाला हूँ, पीडीएफ तो डालने ही वाला हूँ, फिर स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं इसको मिटा सकता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा, छोड़ दूँगा, ठीक है? ओके, थोड़ा सा कैमरा को इधर कर दिया जाए। अकेले वीडियो बनाने में अपने से ही कैमरा को इधर उधर करना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपका किरचॉफ का नियम था। अब मैं यहाँ पर अपना जो समरी मैंने अभी प्राप्त किया, इस समरी को हम ऊपर लिख देते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? क्या समरी हुआ? दो नियम है किरचॉफ का। किरचॉफ लॉ फर्स्ट जो है वो है सम ऑफ द करेंट ऑन जंक्शन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और सेकंड जो नियम है जिसको हम करंट लॉ बोलते हैं, ये क्या है, करंट लॉ है। और दूसरा जो है वो है सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ क्लोज ऑफ एनी सर्किट इक्वल टू कितना होगा, 0, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल लॉ, ठीक है? ओके, ये दोस्त हमारे यही समरी है, अभी हमने यही सीखा है। अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा नोट हम देख रहे हैं, और नोट में हम कुछ बातों को समझ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी, आइए हम एक प्रतिरोध लेते हैं, और ये प्रतिरोध का जो मान है वो R है, और ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, और पॉइंट A से B की दिशा में करंट I प्रवाहित हो रही है। ओके, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि करंट A से B की ओर जा रही है, तो करंट की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, E है, तो करंट की जो दिशा होती है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही मानी जाती है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर होती है, लोअर पोटेंशियल। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ध्यान देंगे इस पॉजिटिव चार्ज के जितना ही नज़दीक आप आइएगा, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है Q/R, जहाँ K बराबर 1/4πε0 है। अब देखिए R का मान जितना ही कम होगा पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा, और अगर Q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आवेश के नज़दीक पोटेंशियल अधिक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि R बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। तो इससे स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, और करंट हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवाहित होती है। तो यदि करंट की दिशा A से B की ओर है, तो A जो है वो हायर पोटेंशियल हो जाएगा, हायर पोटेंशियल, और ये B जो होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल होगा। तो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करेगा, और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है? अब थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर पॉइंट A पर पोटेंशियल है आपका VA, और पॉइंट B पर पोटेंशियल है VB, तो VA क्या होगा, बड़ा होगा किससे, VB से बड़ा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अगर ये करंट प्रवाहित हो रही है A से B की ओर, तो इसका मतलब है कि हायर पोटेंशियल से किधर जा रही है, लोअर पोटेंशियल,
और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने का मतलब ये है कि आप पहाड़ के चोटी पर खड़े हैं और वहाँ से आप चलना शुरू कर रहे हैं और आप किधर आ रहे हैं, पहाड़ की तली में आ रहे हैं। मतलब आप पहाड़ पर ऊपर से किधर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है और नीचे से ऊपर जाने पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपको हायर और ये हो गया लोअर, ये हायर पोटेंशियल प्लस, ये लोअर पोटेंशियल माइनस। तो अगर आप पहाड़ की ऊंचाई से तली में जा रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो घटेगी। और यहाँ पर सेम वैसा ही आपको समझना है कि अगर ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है तो ये पहाड़ की चोटी है, और पॉइंट बी यदि लोअर पोटेंशियल है तो वो क्या है, तली है। तो ए से बी की ओर जाने पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो धनात्मक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए डेल्टा भी बराबर वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस आई इंटू आर। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, ओम्स के नियम से। ओम्स ला क्या कहता है, V बराबर आई इंटू आर। तो पोटेंशियल आई इंटू आर, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप कर रहा है। क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप करने का मतलब घट रहा है। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो एक नोट निकल रहा है और वो नोट क्या है, वो नोट कहता है कि यदि विद्युत धारा के दिशा में चलते हुए, विद्युत धारा के दिशा में चलते हुए किसी प्रतिरोध से गुजरते हैं तो विद्युत विभव का मान क्या होता है, या विद्युत विभव में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होता है, या विद्युत विभव का जो मान होता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन सा नोट बन रहा है। ओके, और ये हमारा जो नोट है ये पहला नोट है। कोई दिक्कत, इसको हम मिटा देते हैं ये सब, और यहाँ पर हमारा पहला नोट हो जाएगा। और ये नोट क्या कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा में चलते हुए प्रतिरोध से गुजरने पर विद्युत विभव में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। विद्युत विभव में परिवर्तन ऋणात्मक होता है। ओके, कोई दिक्कत। तो ये हमारा ये पहला नोट था और इसको आप बॉक्स में रख लेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि किरचॉफ का नियम जब हम किसी सर्किट के लिए अप्लाई करेंगे तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और उसका मान कितना होगा, माइनस आई इंटू आर होगा। ओके, अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि यदि हम विद्युत धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए प्रतिरोध से गुजरते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, लेकिन इस बार हम ए से बी की ओर नहीं, धारा की जो दिशा है वो किधर है, सॉरी, धारा की दिशा तो अपने ही जैसे है वैसे ही है, ए से बी की ओर, लेकिन हम जो हैं वो चल रहे हैं कैसे, बी से ए की ओर। और यहाँ हम कैसे चल रहे थे, ए से बी की ओर चल रहे थे। तो यदि हम किसी सर्किट में धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो धारा के विपरीत दिशा में चलने का मतलब क्या है, धारा ए से बी की ओर जा रही है तो ये हो गया आपको लोअर पोटेंशियल और ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल। तो आप वास्तव में किधर जा रहे हैं, आप बी से अगर ए जा रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं। और लोअर से हायर जाने का मतलब क्या है कि आप पहाड़ की तली से चलते हुए कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, प्लस होगा। और उसका मान कितना होगा, यदि आई करंट प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध आर है, तो ओम के नियम से आई इंटू आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि इसी प्रकार से यहाँ देखिए वी ए, तो यहाँ पर ये जो ए बड़ा है बी से, लेकिन हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि दूसरा
विद्युत धारा के विपरीत चलते हुए प्रतिरोध से गुजरने पर विद्युत विभव में परिवर्तन धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। ओके, अब किधर जा रहे हैं? बी से चल रहे हैं, ए की ओर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भी ए बड़ा होगा, बड़ा है किससे? भी बी से, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है और ये क्या है? हायर पोटेंशियल है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, भी ए बड़ा है भी बी से, तो इसका मतलब हो जाएगा भी ए माइनस भी बी। देखिए, हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? बी है, तो ये इनिशियल हो गया, तो इनिशियल को हम बाद में लिखते हैं और फाइनल हमारा जो पोटेंशियल है उसको पहले लिखते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त हो सके। तो भी ए माइनस भी बी बराबर क्या होगा ओम के नियम से? आई इंटू आर। यहाँ माइनस आई इंटू आर क्यों था? क्योंकि हम लोअर से हायर से लोअर की ओर जा रहे थे। तो ये हो जाएगा आपको डेल्टा भी बराबर आई प्लस आई इंटू आर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पोटेंशियल में जो चेंज होगा प्रतिरोध से गुजरने पर वो आई इंटू आर ही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये परिवर्तन माइनस आई इंटू आर होगा, और यदि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा इधर जा रही है, आप उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं और आपका जो पोटेंशियल में परिवर्तन होगा वो प्लस आई इंटू आर होगा। ये उसी प्रकार से जैसे आप हिल पर चढ़ रहे हैं, और ये इस प्रकार है जैसे आप हिल से नीचे उतर रहे हैं। हिल समझते हैं? हिल मतलब होता है चोटी, ठीक है? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा बैटरी के लिए देख लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम यहाँ पर आ जा रहे हैं और थोड़ा सा बैटरी के लिए इसको देख ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं इंक डाल लूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट रहेगा तो आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, ऐसे लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे पीडीएफ डाल दिया जाएगा इसका, लेकिन पीडीएफ में इतना ज़्यादा थोड़े एक्सप्लेन किया रहता है। पीडीएफ तो आपको फेयर करने के लिए होता है, बस फंडामेंटल जो बातें होती हैं उन्हीं फंडामेंटल बातों को लिखा जाता है, ठीक है? तो चलिए 3 में हम थोड़ा सा कैमरा को इस साइड कर देते हैं, ठीक है? और थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ कर देते हैं। इससे क्या होगा कि देखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अकेले वीडियो बनाना पड़ता है तो ये सब काम हम लोग को करना ही पड़ता है। तो चलिए थोड़ा बैटरी के लिए देखते हैं। नोट 3, आपके पास एक बैटरी है और बैटरी को मैंने ये लिया है। बैटरी का संकेत ये होता है, एक लंबी लाइन और एक छोटी लाइन। लंबी लाइन जो होती है, रियल में बैटरी ऐसी होती नहीं है, ऐसे थोड़े क्या ऐसा के होते हैं। लंबी लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, हायर पोटेंशियल, और छोटी लाइन को हम नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं, जिसको हम लोअर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है? ओके, और ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि यदि आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो निगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल है। तो इसका मतलब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल जो है आपका क्या होगा? बढ़ेगा। और इस प्रकार जो पोटेंशियल में परिवर्तन होगा उसको क्या लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। यदि बैटरी का विभव कितना है? ई है। विभव कितना है बैटरी का? ई। इसको ई द्वारा सूचित कर रहे हैं, आप इसको भी द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, लेकिन ये ई है इसका विभव, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, जो हम आगे पढ़ाएंगे, बैटरी पढ़ाएंगे। तो यदि या ऐसे भी लिखिए, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर, बैटरी से होकर जाना है, ध्यान दीजिएगा, बैटरी से होकर आप जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे नहीं जाना है,
ऐसे लेकर ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। बैटरी से होकर हम यदि जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए से हम बी की ओर जा रहे हैं तो बैटरी से होकर जाना है, ठीक है। ऐसे आप ऐसे भी जाइएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीच में प्रतिरोध हो जाएंगे ना वहाँ, जैसे मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं तो बीच में यहाँ प्रतिरोध हो गया तो यहाँ पर भी लॉस करेगा ना। तो हम जो रूल बता रहे हैं उसमें डायरेक्ट आपको बैटरी से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट, कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर विभव या ईएमएफ क्या होता है, बढ़ता है और इसका मान, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, ठीक है। उसको भेजवा दीजिए मेरे घर पे, देखा है घर, तो पैक्स अध्यक्ष का घर देखा है ना धन जी, मुझे भेजवा दीजिए, बोल दीजिए। बस आ रहे हैं, बस खत्म ही है, 1 मिनट का है ही। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर ईएमएफ क्या है, बढ़ता है और इसका मान बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है। ओके, तो गौर करते हैं कितना हो जाएगा। यदि आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो ये क्या होता है, बैटरी का ईएमएफ होता है, बढ़ता है। इसके विपरीत पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाने पर विभव या ईएमएफ घटता है, और घटता का मतलब ऋणात्मक होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो आपका जो विभव में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, प्लस ई हो जाएगा ईएमएफ। और यदि आप बैटरी के, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ए और ये बी हो गया। यदि आप नेगेटिव से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो हायर से लोअर जा रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने पर मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। आप हिल से, टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं, और ये हो जाएगा आपको चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस ईएमएफ ई, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ कितना है, बैटरी का ईएमएफ हमने ई लिया है। ओके, तो ये कुछ रूल है, इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। एक हम 2 एग्जाम्पल लेंगे और इन 2 एग्जाम्पल्स को क्लियर करेंगे ताकि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या कर सके, समझ सके। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, गुड बाय।